नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट की तैयारियों के लिए आज वित्त मंत्री ने की इंडस्ट्री से मुलाकात। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स की दरें घटाने का सुझाव, कॉर्पोरेट टैक्स का स्ट्रक्चर आसान करने की भी मांग। हफ्ते के पहले दिन बाजार मुनाफा वसूली का शिकार। आईटी, एनर्जी, रियलिटी शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 519 तो निफ्टी 148 पॉइंट गिरकर बंद। फेक रिव्यू पर कसेंगे लगाम। ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रैवल सब पर होगा लागू। वेबसाइट को खुद करना होगा वेरीफाई। नई गाइडलाइंस 25 नवंबर से लागू। गुजरात के रण में महाप्रचार का दिन। राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। मोदी की 3 रैलियां। भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गुजरात पहुंचे राहुल। केजरीवाल का भी रोड शो। अब 1-2 दिन में होगा श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने तैयार की 50 सवालों की लिस्ट। मदर डेयरी ने महंगा किया दूध। फुल क्रीम दूध 1 रुपए लीटर हुआ महंगा, तो टोकन दूध के भाव में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज 2 बड़े मुकाबले। शाम 6:30 बजे ईरान से भिड़ेगा इंग्लैंड। रात 9:30 बजे नीदरलैंड से होगी सेनेगल की टक्कर। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वित्त मंत्री से। दरअसल वित्त वर्ष 2023 के बजट के लिए बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया है और इसी क्रम में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री चैम्बर, इंफ्रा सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बजट को लेकर सीआईआई ने क्या कुछ सुझाव दिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमी पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, बजट से इंडस्ट्री क्या कुछ चाहती है इस बार? जी हाँ, आज बजट को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। आज 2 दौर की बैठक हुई। पहले दौर में वित्त मंत्री इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ मुलाकात की। दूसरे दौर में इंडस्ट्री चैम्बर के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात की। और ख़ास बात ये रही कि इस बार जो सलाह मशवरा का पहला दौर हुआ है उसमें इंडस्ट्री चैम्बर बहुत ज़्यादा मांगे नहीं कर रहा है इंडस्ट्री सरकार से कि हमें ये टैक्स छूट चाहिए, हमें यहाँ रियायत चाहिए, हमें यहाँ रियायत चाहिए, कोई पैकेज चाहिए। इस तरह की बातें नहीं हो रही है जो आमतौर पर होती हैं। एक आम सहमति ये बन रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उसकी वजह से तनाव, दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बना रहेगा। इसलिए सरकार को जरूरत 2 मोर्चे पर है। पहला कि मांग, घरेलू मांग कैसे बनाया जाए, इसको लेकर अलग अलग सिफारिश की गई है। एक सिफारिश जो काफ़ी हद तक पहले नहीं देखा जाता था, इस बार देखा गया, वो ये कि इनकम टैक्स में बदलाव करिए। आम लोगों को इनकम टैक्स में राहत दीजिए ताकि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ सके। इनकम टैक्स स्लैब में भी इसी हिसाब से बदलाव करिए। दूसरी बड़ी बात यहाँ, कॉर्पोरेट टैक्स में ना तो बढ़ोतरी करिए ना तो कटौती करिए, किसी भी तरह का बदलाव नहीं करिए। ये इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से सिफारिश की गई है। रोजगार कैसे बढ़े, इसके लिए जो अब तक हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सुनते आ रहे थे, उसी तर्ज पर इंडस्ट्री चैम्बर ने रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की मांग की है, खासतौर से हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इस तरह के सेक्टर में जहां पर रोजगार ज़्यादा मिलते हैं। और एक और बात, सरकार से ये मांग की गई है कि वित्तीय अनुशासन पे बने रहिए, फिस्कल डेफिसिट एक सीमा से आगे न बढ़े, ये सुनिश्चित करिए। तो इस तरह के कुछ खास कदम उठाने की मांग की गई है इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से, इंडस्ट्री प्रतिनिधियों की तरफ से। और ये बैठकों का सिलसिला जो आज हुआ है वो अगले 28 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद बजट के डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो ये तो रही बजट की तैयारियों का सिलसिला जो बता रहे थे लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे गुजरात चुनाव की तैयारियों की। गुजरात विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज राजनीतिक पार्टियों के बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, गुजरात में धुआंधार प्रचार चल रहा है, कौन कहां चुनावी रैली कर रहा है आज?
बिल्कुल, देखिए गुजरात के हर कोने में आप चले जाइए, वहाँ कोई ना कोई बड़ा नेता आपको प्रचार सभा करते दिख जाएगा। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पिछले 3 दिन से वो गुजरात में है और आज भी उनकी 3 जनसभाएं हो चुकी है। अभी थोड़ी देर के बाद नवसारी यानी कि दक्षिण गुजरात में उनकी जनसभाएं होगी और 3 दिन में उन्होंने 8 रैलियां की है, मतलब कि धुआंधार प्रचार चल रहा है। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी है, वो पहली बार गुजरात के चुनाव में अपना जलवा दिखाने के लिए आ रहे हैं और एक सभा महुआ में कर दी यानी कि दक्षिण गुजरात में, और दक्षिण गुजरात से उड़कर वो सीधे आएंगे सौराष्ट्र और थोड़ी देर में राजकोट के अंदर एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल लगातार गुजरात में अपना डेरा बनाए हुए हैं। कल भी वो गुजरात में थे, आज भी वो गुजरात में है। सबसे पहले उन्होंने रोड शो किया खंभाड़िया में, जहां की आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे ईसुदान गढ़वी है, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 बजे वो जाएंगे अमरेली, जहां को पाटीदार का गढ़ माना जाता है और काफी मुश्किल रहा है भाजपा के लिए, क्योंकि वहां कांग्रेस का दबदबा है। परेश दानानी है, वहां से चुनकर आए हैं। तो अब आम आदमी पार्टी भी पोरबंदर में है, वो वहां पर कर रहे हैं सभाएं, और वहां से अरविंद केजरीवाल सीधे जाएंगे दक्षिण गुजरात सूरत में, क्योंकि वहां सूरत में भी उनको एक काफी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था तब आम आदमी पार्टी ने काफी सारी सीटें हैं वहां से बटोर ली थी। तो आप देखिए कि पहले चरण का चुनाव हो रहा है दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में। तो आप कोई भी जिला उठाकर देख लीजिए, कोई भी सीट 89 सीट है तो वहां पर धुआंधार है वो प्रचार हो रहा है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। तो हम कह सकते हैं कि काफी बड़ा चुनाव है। और हाँ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी भी 2 सभाएं कर ली है और शाम 7 बजे वो जाएंगे पोरबंदर, यानी कि वेस्टर्न पार्ट का एक अंतिम छोर है, वहां पर उनकी सभाएं होगी। वहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वो भी सभा में उतर गए हैं और अमित शाह की भी पैरेलल सभाएं चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि रैलियों का वार है, चाहे कोई भी वार हो, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े नेता है वो सभाओं करते दिख रहे हैं। देखना होगा 8 दिसंबर को कि प्रजा है वो किसके पक्ष में अपना वोट करती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और जानकारी के लिए आपका, केतन। तो गुजरात दौरे पर कुछ इस तरीके से सिलसिलेवार फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और गुजरात दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर यहां हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनको जनता ने पद से हटाया वो पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने सुरेंद्रनगर की रैली में कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले विवादास्पद बयान पर भी जवाब दिया। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી હશે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો। और चुनावी दंगल में अब बात दिल्ली के एमसीडी चुनाव की, जहां चुनाव को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आज फिर एक बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज फिर एक नया स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। पात्रा ने आरोप लगाया कि आपके नेता बिंदु शर्मा से एमसीडी चुनाव में टिकट के लिए पैसे मांगे गए। बिंदु शर्मा ने पैसे मांगने वालों के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड की है। बिंदु शर्मा से पहले 80 लाख रुपए मांगे गए थे, बाद में मोल भाव भी हुआ। संबित पात्रा के मुताबिक ये पैसा आतिशी, मार्लेना, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज जैसे आप नेताओं के पास जाने थे। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मार्लेना और आदिल खान जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं, ये 5 लोगों की कमिटी है। तो इनके सामने सारे नाम जाएंगे, सब वीडियो में आएगा, मैं तो स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूं। तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये पुरजोर तरीके से आपका नाम लेके आपके नाम को पास कर देंगे।
चुनावी दंगल के बाद अब बात करेंगे मार्केट की। एक्सपायरी हफ्ते के पहले दिन बाजार में मुनाफा वसूली आज रही। सेंसेक्स 519 पॉइंट गिरकर 61,145 और निफ्टी 148 पॉइंट गिरकर 18,160 पर बंद हुआ। तो वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में निचली स्तर से रिकवरी आज रही। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताएं क्या कुछ रहे आज के बाजार के हाईलाइट्स। देखिए, अगर आज के मार्केट की बात करें तो लगभग दिन के निचले स्तरों पे ही हम बंद हुए। हालांकि थोड़ी बहुत रिलीफ रैली बाजार में आपको दिखी, क्योंकि थोड़ी बहुत बैंकिंग, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर की हैवी वेट बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम मार्केट के प्रेशर की बात करें तो यहाँ रिलायंस, इन्फोसिस और एचडीएफसी ट्विंस जैसे शेयर्स में आपको बिकवाली आई, जिसके कारण बाजार पे ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने पहले कहा, बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा बहुत सपोर्ट आया। पीएसयू बैंकिंग लॉट आज सबसे टॉप सेक्टर था जो गेनिंग साइड पे था। हालांकि रियल एस्टेट, आईटी और मेटल शेयरों में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। इसके अलावा यतिन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे आज किन सेक्टर्स में एक्शन रहा और किन सेक्टर्स में सुस्ती रही। देखिए, अगर हम बात करें मार्केट्स की तो आज लूजिंग एंड पे काफी सारे स्टॉक्स है, लेकिन गेनर्स की बात करें तो यहां आपको भारती एयरटेल दिखेगा ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक में खरीदारी दिखी और एचयूएल में भी आपको थोड़े बहुत खरीदारी के इंडिकेशंस दिखे। लूजिंग एंड पे आपको दिखेगा बजाज ट्विंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में प्रेशर था। इसके अलावा हेवी वेट जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और इन्फोसिस में आपको बिकवाली दिखी लगभग 1.5 से 2% के आसपास इंट्राडे में। अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो यहाँ बहुत ही जबरदस्त तेजी थी। इनफैक्ट यूको बैंक की बात करें तो ये स्टॉक 18% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको लगभग 10% का गेन आता हुआ नजर पड़ा। मिड कैप्स की अगर हम बात करें तो लूजिंग एंड पे नायका में दबाव जारी है। इसके अलावा अगर हम सरकारी कंपनीज की बात करें तो कोची शिपयार्ड में 7% की गिरावट। इसके अलावा अवंती फीड्स और रेमंड जैसे स्टॉक्स में भी आपको 5 से 6% की गिरावट दिखी। बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो ये तो रहे मार्केट का हाल आज का। और भारत पर दुनिया की निर्भरता बढ़ेगी, ऐसा कहना है क्वांट एफएम के सीईओ और फाउंडर संदीप टंडन का। उनका कहना है कि भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आउट परफॉर्म करने का मौका है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे पैसा बनाने के मौके मिलेंगे। इंडिया में जैसे लोग बात करते हैं भारत निर्भर, आत्मनिर्भर, मैं तो एक स्टेप आगे आके बोलता हूँ कि भारत निर्भर सिचुएशन बिल्ड होने वाली है ग्लोबली, प्रोवाइडेड हम ये साइकिल, ऐसे एंटरप्रेन्योर हमारे जो इंडस्ट्रियल्स लोग हैं और उसको एक अच्छे से प्ले करें। अगर हम नेक्स्ट 8-10 साल की साइकिल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं अपने फेवर में मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया का तो लीडरशिप स्टेटस होगा बहुत जगह। तो वो बैकग्राउंड में, और जब कोई चीज चेंज होती है अर्ली स्टेजेस पे तो आपको बड़ा पैसा बनता है। जैसे आप कैपिटल गुड्स की बात करें, अभी कैपिटल गुड्स तो 1 साल ही चेंज हुआ है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी अर्ली स्टेजेस पे है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी कोई लीनियर मूव्स आएंगे कि हमने यहाँ से 10 साल का कॉल ले लिया तो 10 साल रखेंगे ही नहीं। उसमें भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट टाइम पे सेक्टर स्विचिंग करेंगे। उस तरह का तो अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहने वाला है। नहीं करेंगे तो फिर अल्फा जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब बात करेंगे आर्चन केमिकल इंडस्ट्री की, जिसके आईपीओ के शेयरों की आज अच्छी लिस्टिंग हुई। इंडस्ट्री के आईपीओ के इश्यू प्राइस 407 रुपए के मुकाबले एनएसई पर 458 रुपए प्रति शेयर लिस्ट हुए। केमिकल इंडस्ट्री इश्यू प्राइस के मुकाबले एनएसई के 12.5% की प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। आर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज के आईपीओ के निवेशकों को प्रति शेयर अच्छा खासा मुनाफा मिला है। तो वहीं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की लिस्टिंग शुरुआत थोड़ी कमजोर रही, जहां पर बाद में धीरे धीरे शेयर्स ने रफ्तार पकड़ ली। पहले कंपनी की इश्यू प्राइस से नीचे लिस्टिंग हुई, पर बाद में 5 स्टार बिजनेस के आईपीओ के इश्यू प्राइस 474 रुपए के मुकाबले एनएसई पर 479 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। और अब बात करेंगे फेक रिव्यूज की। दरअसल सरकार ने ऑनलाइन फेक रिव्यूज पर शिकंजा कस दिया है। आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने रेटिंग और रिव्यू को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें रिव्यू को पब्लिश करने, ऑडिट करने से लेकर वेरीफाई करने तक की दिशा निर्देश हैं। अब पेड रिव्यू को भी मार्क करना होगा कि वो पेड है। नई गाइडलाइंस पर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। फेक रिव्यूज़ को एड्रेस करने के लिए BIS ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, दे आर कॉल्ड IS 19000/2022, और ये इस फ्राइडे से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसमें जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या जोमेटोज, स्विगी टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, जो एग्रीगेटर्स हैं फूड के,
उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि वो कैसे फेक रिव्यूज़ की जो मेलाइज है उसको कैसे एड्रेस करें, ताकि उपभोक्ता को उन रिव्यूज़ में कॉन्फिडेंस हो सके और विश्वसनीयता उनकी बनी सके। अच्छा सर, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जो ई कॉमर्स कंपनी है इसको माने? तो शुरू में ये व्यवस्था वॉलंटरी ही रहेगी और इसको लागू करने के लिए ऑब्वियसली समय दिया जाएगा इंडस्ट्री को, और यदि इसकी कंफर्मिटी या कंप्लायंस में कोई इश्यूज आते हैं तो बाद में इसको मैंडेटरी बनाने पे विचार किया जा सकता है। सर, इंडस्ट्री के साथ आपका कंसल्टेशन भी हुआ काफ़ी, क्या इंडस्ट्री तैयार है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए? इंडस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडस्ट्री को भी फेक रिव्यूज़ की जो मेलाइज है उसका एडवर्स इफ़ेक्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने विरोधियों के प्रति नेगेटिव रिव्यूज़ देकर और उनके बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें इफ़ आई मे यूज़ द टर्म, इट वाज अ विन विन प्रोपोजिशन बोथ फॉर द कंज्यूमर एंड फॉर द इंडस्ट्री। सर, ये खासतौर पर कि पेड रिव्यूज़ या फिर जो बार्टर के लिए रिव्यूज़ करते हैं उनके ऊपर रोक लगेगी? अगर कोई पेड रिव्यूज़ कोई वेबसाइट उसमें इंडल्ज करती है तो इसमें ये व्यवस्था बनाई गई कि उनको ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पेज रिव्यूज़ पे प्रतिबंध नहीं है। जैसे किसी सर्च इंजन पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, गूगल पे जैसे वो AD लिखा हुआ आता है, तो वो जो यूज़र है साइट का उसको पता लग जाता है कि ये एडवर्टीजमेंट है। सो आई थिंक द की हियर इज डिस्क्लोजर। द कंज्यूमर शुड नो वेदर दिस इज पेड और नॉट पेड। और फेक रिव्यूज के इस धंधे पर अब कसेगा फंदा, देखिए इस पर हमारी आज बड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। अब बात करेंगे श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की, जिसकी जघन्य हत्या के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज नहीं हो सका। अब आने वाले 2 दिनों में उसका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब की मानसिक और शारीरिक जांच की जाएगी। अगर उसकी हेल्थ सामान्य पाई गई तभी उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए 50 सवाल तैयार किए हैं। ये सवाल मर्डर से पहले और बाद की घटनाओं को लेकर तैयार किए गए हैं। इसी के आधार पर नार्को टेस्ट किया जाएगा। और नार्को टेस्ट से जुड़ी आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता दीपक बिस्ट। दीपक, बताएं क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? आज की पूरी लीड है जांच की, वो अलग अलग दिशाओं में इस वक्त दिल्ली पुलिस की गई है, क्योंकि एक तरफ उस तालाब की तरफ दिल्ली पुलिस ने देखा है जहां पर ये कहा जा रहा था कि श्रद्धा के कुछ टुकड़े वहां पर फेंके हो सकते हैं आरोपी के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आज एफएसएल में काफी गहमा गहमी रही है, क्योंकि जो एफएसएल की टीमें हैं उनके द्वारा अगर बात की जाए तो ये जानकारी मिल रही है कि 1 या 2 दिन में ही नार्को टेस्ट की पूरी तैयारियां कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद नार्को जो टेस्ट की बात की जा रही है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा और उससे सच्चाई उगलवाई जाएगी, वो चीज सामने आई है। साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में भी बात सामने आई है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाली उस मशीन के आगे आफ्ताब को बिठाया जाएगा। तो ये जांच के जो बिंदु हैं इन पर पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। आज हालांकि मेहरौली थाने के ठीक सामने हम खड़े हैं, यहाँ से आफ्ताब को कहीं ले आया नहीं गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो टीमें हैं वो अलग अलग ढंग से दूसरी जगह पर जांच कर रही हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे क्लूज हैं, कई ऐसे सबूत हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को करनी है, जिनमें जो वेपन था जिससे पूरी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया और उसके शरीर को काटा गया, उस वेपन की यहाँ पर रिकवरी होनी बाकी है। उस श्रद्धा के फोन की रिकवरी होनी बाकी है। कुछ ऐसे दोस्त जो अभी भी उस जांच और पूछताछ के दायरे से बाहर है, उनसे पूछताछ की जानी है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि दिल्ली पुलिस चाहती है कि जितना भी जो श्रद्धा और आफ्ताब का दायरा था, जो चाहे दफ्तर गुरुग्राम का हो या फिर मुंबई का हो, उन सभी से पूछताछ करनी जरूरी है, क्योंकि सभी के बयानों का मिलान करना जरूरी है और यही वजह है कि जितनी जल्दी ये सब हो सके। वहीं जो मंगलवार का दिन होगा वो एक बार फिर साकेत कोर्ट की तरफ रुख करेगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी। 5 दिन की कस्टडी मंगलवार को पूरी हो रही है और आफ्ताब को मंगलवार को पेश करके पुलिस कोशिश करेगी कि उसकी कस्टडी की ज्यादा से ज्यादा डिमांड की जाए, क्योंकि हिमाचल में एक टीम गई है और ये कहा
जा रहा था कि उत्तराखंड में ऐसे जो कपड़े बरामद हुए हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाना है। तो ये कई सारे ऐसे पहलू, क्योंकि एक बार में ही जांच का दायरा जो है इतना छोटा नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि इतना बड़ा है कि जहां जहां पर टीमें जा रही हैं वहां से कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठा करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर जा रही है, चाहे वो महरौली के जंगल हो, गुरुग्राम का वो रूट हो जहां पर मोबाइल फेंके जाने की आशंका है। एक नया यहाँ पर तथ्य ये भी है कि आरोपी आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस 10 दिन पहले एक ऐसी दुकान में गई थी जो उसके घर से थोड़ी दूर पर हार्डवेयर की दुकान थी, जहां पर उसने 2 आरी और 2 हैमर, उसके साथ ही कई कीले, 30 से 35 कीले 3 इंच की जो है वो लेने की बात कबूली थी। और उसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम है उसमें भी जांच कर रही है कि आखिर वो नया एंगल क्या था, क्या उसी आरी का इस्तेमाल किया गया था जो आरी वहां से ली गई थी, क्योंकि आरी का एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम को भी वहां से लिया गया था। तो ये जो भी औजार वहां से मिल रहे हैं, जो जिनका हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया था, तो ये सारी चीजें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दिल्ली पुलिस की टीमें कोशिश कर रही है कि जोड़ा जाए और उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त पुलिस के लिए नार्को टेस्ट है, क्योंकि बार बार अपने बयानों को बदलता हुआ और बार बार दिल्ली पुलिस को भ्रमित करता हुआ यहाँ पर आरोपी आफ्ताब नजर आ रहा है। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द नार्को टेस्ट हो और नार्को टेस्ट होने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाए और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही जो मंगलवार का दिन हैगा वो उसकी कस्टडी को बढ़ाने के लिए भी जरूरी होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और अब बात मदर डेयरी दूध की करेंगे। दरअसल मदर डेयरी का दूध अब और महंगा हो गया है। मदर डेयरी ने फिर से फुल क्रीम दूध के दाम में 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन वाले दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब फुल क्रीम 1 लीटर दूध के लिए 64 रुपए और टोकन वाले दूध के लिए 50 रुपए देने होंगे। नई कीमतें आज से लागू होंगी। बीते अक्टूबर महीने में ही फुल क्रीम दूध के 2 रुपए दाम बढ़ाए गए थे। हालांकि आधा लीटर फुल क्रीम दूध के मूल्य में कोई बदलाव नहीं देखे गए। हो सकता है कि अन्य कंपनी भी दूध के दामों में इसको देखते हुए बढ़त कर दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।